अब लास्ट एपिसोड में रेमंड प्रिंसेस सोफिया की जान बचाने की कोशिश कर रहा था और वहां पर एक सोल्जर आता और उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है कि तुम उन्हें हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो जबकि वो पहले ही इतनी बुरी हालत में है। लेकिन डॉक्टर रेमंड कहते हैं कि मैं उसे बस बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर किंग बीच में आता और कहता है कि जरा प्रिंसेस को चेक करो, क्या उनका दिल दोबारा से धड़कने लगा है। वहां पर एक मेज जाती है, चेक करती है और वो कहती है कि हाँ अब ये ठीक है। और सबके चेहरे पर एक डिसबिलीफ होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने कोई हीलिंग मैजिक यूज भी नहीं किया था। अब रेमंड थोड़ी चैन की सांस लेता है कि अब मेरी मौत उतनी ज्यादा बेकार नहीं होगी। और इसी टाइम पर किंग की क्यूरियोसिटी बिल्कुल पीक कर जाती है। वो पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया, क्योंकि तुमने हीलिंग मैजिक तो यूज नहीं किया था। और ये सुनकर रेमंड थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, क्योंकि उसने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किंग सामने से उससे बात करेंगे और सवाल पूछेंगे। अब रेमंड उनके सामने बाउ डाउन करता है और अब किंग बस वेट कर रहा था कि वो किस तरह की एक्सप्लेनेशन देगा और किस तरह की एक्सप्लेनेशन उसके एक्शंस को जस्टिफाई कर सकती है। और रेमंड बताता है कि मैंने प्रिंसेस सोफिया की कंडीशन चेक की थी और उससे मुझे ये बात क्लियर हो गया था कि वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी और उन्हें हीलिंग मैजिक से ठीक नहीं किया जा सकता और एक डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैंने एक अलग मेथड का यूज किया था। और किंग अभी भी शांति से बस उसे देख रहे होते हैं। वो इन सारी चीजों की सेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। लेकिन उसके बाद अचानक से वो उसे क्रॉस करते और कहते हैं कि बैंक्वेट खत्म हो गया है। और अचानक से पीछे मुड़कर कहते हैं कि तुम यहीं पर रहना जब तक कि तुम्हें समन नहीं किया जाता। और इससे रेमंड की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि किंग को उससे क्या चाहिए, स्पेशली जब उन्होंने पिछले 5 साल से कभी बात भी नहीं की है, एक दूसरे को देखा भी नहीं है। पास्ट में रेमंड अपने फादर से पहली बार तब मिला था जब उसकी मॉम चली गई थी। वो अकेला बिल्कुल भूखा था और एक घर में था जहां पर कोई नहीं था, बस कॉकरोचेस चल रहे थे। वहां पर किंग का हीलर आता है और रेमंड की मदर को एग्जामिन करता और कहता है कि ये इस दुनिया से जा चुकी हैं। और किंग उस टाइम पर समझ जाता है कि बिना बेस्ट मेडिकल अटेंशन के ये लड़का भी यहीं पर मर जाएगा। और बिना किसी हेजिटेशन के वो रेमंड को उठाते हैं और सीधा पैलेस की तरफ चले जाते हैं और वहां के हीलर्स को एक बहुत ही फर्म ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें किसी भी कीमत पर इस लड़की को बचाना है। और ये बात बहुत जल्दी पूरे किंगडम में सारे नोबल्स के पीछे फैल जाती है। इस एक्शन से राजा ये क्लियर कर देते हैं कि इस लड़की की जान इंपॉर्टेंट है और ये लड़का इंपॉर्टेंट है। और वो आखिरी बार था जब रेमंड ने अपने फादर की कंफर्टिंग वॉइस सुनी थी। उसके फादर ने उसे बचाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी बात नहीं की थी। वो एक इम्प्योर चाइल्ड था और उसकी मेयर एग्जिस्टेंस ही उनके पूरे कैरेक्टर पर एक दाग था। और अभी तक उसके सारे के सारे इमोशनल और तो और जो फिजिकल दर्द थे वो उसे याद आते हैं और वो सोचता है कि उन्होंने मुझे बचाया ही क्यों था, वो मुझे वहीं पर मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ देते। और उसकी जिंदगी में एक बहुत ही ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ था जहां पर उसके हाथ पर एक चोट लगी थी और उस जगह पर उसे आज भी दर्द होता जब भी वो उन सारी चीजों को याद करता है। वो कोई फिजिकल पेन नहीं है, लेकिन वो एक इमोशनल पेन है। और तभी उसके सामने उसकी सिस्टम विंडो आती है जहां पर लिखा हुआ था कि तुम्हारी जो क्वेस्ट थी सेवियर ऑफ द बैंक्वेट वो कंप्लीट हो गई है और उसे 30 स्किल पॉइंट मिल जाते हैं। और इस सारे के सारे केओस के बीच में रेमंड बिल्कुल भूल ही गया था कि यहाँ पर कोई क्वेस्ट भी था, उसका कोई रिवॉर्ड भी था और उसी चीज के लिए वो यहाँ पर आया था। और तो उसके 4 लेवल बढ़ जाते हैं और उसे 30 स्किल पॉइंट के अलावा 60 बोनस पॉइंट भी मिलते हैं। और ये सब कुछ तो काफी नहीं था, उसकी रेपुटेशन भी और ज्यादा अच्छी हो जाती है। और तो एक वीआईपी को बचाने के लिए उसे और रिवॉर्ड मिलता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है कि एटलीस्ट आज के दिन में कुछ तो अच्छा हुआ। और वो खुशी में यहाँ वहां कूद रहा होता है और उसके बाद वो किंग को हिज मैजेस्टी कहकर एड्रेस करता है, ना कि फादर कहकर, जिसे वो अपने मन में वो क्लियर कर लेता है कि उसे राजा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसका बाप नहीं है, वो बस उसके लिए हिज मैजेस्टी है। और अब रेमंड के चेहरे पर डर या घबराहट नहीं दिख रही थी, बल्कि प्राइड दिख रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने प्रिंसेस सोफिया को मौत के मुंह से निकाला है। जो कोई नहीं कर पा रहा था, ए ग्रेड मेज नहीं कर पा रहे थे, वो मैंने किया है, वो भी अकेले। और उसके बाद रेमंड डिसाइड करता है कि वो राजा से सबसे बड़ा इनाम मांगेगा, जो भी एक प्रिंसेस की जान बचाने के लिए दिया जा सकता है। और उसके बाद रेमंड को राजा के पास समन किया जाता है, वो वहां पर जाता है, अपनी रिस्पेक्ट दिखाता है। अब राजा दोबारा से सवाल पूछता है, क्या तुमने एक अलग स्टाइल के ट्रीटमेंट का यूज किया था, अगर हाँ तो क्या था? और रिवील करता है कि मेरी टेक्निक का नाम है
मेडिकल साइंस, जो कि एक बहुत ही एंशिएंट टेक्निक है। ये मुझे कुछ ओल्ड रूइंस में मिली थी, जो कि गुफा वगैरह थी। मैं गलती से वहां पर पहुंच गया था और सरप्राइजिंगली मुझे वहां पर इस एंशिएंट टेक्निक के बारे में नॉलेज मिल गई थी। और अच्छी बात ये थी कि रेमंड पहले से प्रिपेयर्ड आया था, क्योंकि जब लैंस ने उससे ये सवाल पूछा था तब रेमंड थोड़ा हड़बड़ा गया था, लेकिन अब वो बिल्कुल तोते की तरह एक लाइन में जवाब देता है। और तो यहाँ पर ये बिलीवेबल इसलिए भी है क्योंकि लेपेंटिना, जो कि इनका एम्पायर है, वो गुफाओं से और ऐसे मिस्टीरियस केव से भरा हुआ है, जहां पर एडवेंचरर्स जाते रहते हैं खजाने की तलाश में, और वहां पर एंशिएंट सिविलाइजेशन से कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। और सबको ये भी पता था कि जो पास्ट सिविलाइजेशन थी वो इनसे काफी ज्यादा डेवलप थी, इसीलिए सबको रेमंड की इस एक्सप्लेनेशन पर, इस बहाने पर, इस झूठ पर यकीन हो जाता है। इसके बाद राजा कहता है कि तुम्हारी भी इस मेडिकल साइंस ने प्रिंसेस सोफिया की जान बचाई थी, मांगो तुम क्या चाहते हो। और ये सुनते ही रेमंड की आंखों में तारे चमक जाते हैं, ऑलमोस्ट वो कुत्ते की तरह लार गिरा देता है कि मुझे जो चाहे वो मिलेगा। और राजा उसे कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, तुम इतना बड़ा रिवॉर्ड मांग सकते हो कि तुम्हें जिंदगी भर अपनी उंगली तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेमंड वहां पर अपने ख्यालों में खो जाता, सोचता कि मैं इतना पैसा मांग लेता हूं कि मुझे जिंदगी भर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रेमंड को एक बात पता थी कि इससे भी एक वैल्यूएबल चीज है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक राजा ही दे सकता है, और उसे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और इसी के साथ अपने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ और एक हीलर के चार्म के साथ वो बहुत इमोशनल होकर बोलता है कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने पेशेंट्स को हील करना है और उनकी जिंदगियां बेहतर बनानी है। मुझे ना सोना चाहिए, ना ही चांदी चाहिए। और ये सुनकर सारा का सारा क्राउड पागल हो जाता है कि ये बेवकूफ है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा इंसान भी है। और सारे के सारे रूम में लोग गैस्प करने लग जाते हैं, क्योंकि वो इसकी सेल्फलेसनेस को प्रेज करते हैं कि ये कितना कमाल का इंसान है। और तो और वहां पर जो रॉयल हीलर होता है उसे भी यकीन नहीं होता कि ये लड़का एक इलिजिटिमेट चाइल्ड है, इसकी सारी जिंदगी बेकार रही है और ये पैसों को इनकार कर रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर रेमंड को भी पता था कि भाई पैसे को कोई बीट नहीं कर सकता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसे ये भी पता था कि एक नोबल काइंड हार्टेड हीलर का रोल प्ले करना उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और जब सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ होता है, वो अपनी रिक्वेस्ट बताता है कि मैं चाहता हूं कि किंग मेरे लिए एंडोर्स करें, सील ऑफ अथॉरिटी मेरी मेडिकल टेक्निक पर लगाए और इसे वैलिड बना दे कि मैं पूरे पूरे एम्पायर में इस मेडिकल प्रैक्टिस को कहीं भी कर सकता हूं, किसी का भी इलाज कर सकता हूं, ताकि पूरे पूरे एम्पायर में हर जगह अपने सिटीजन्स की मदद कर सकूं, उनका इलाज कर सकूं। और किंग थोड़ा सा हैरान होता और कहता कि बस तुम्हें यही चाहिए कि मैं तुम्हारे मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को ऑफिशियल बना दूं, क्योंकि रेमंड को अंदर ही अंदर ये लग रहा था कि हीलर एसोसिएशन उसके पीछे जरूर आएगी, उसके सारे के सारे काम को बारबेरिक या फिर डार्क मैजिक या फिर कुछ और कहकर बर्बाद कर सकती है और इस तरह की हीलिंग प्रैक्टिसेस को बैन कर सकते हैं। और उस नाइटमेयर से बचने के लिए किंग की रिकॉग्निशन या फिर उनकी शील्ड ही एक ऐसी चीज है जो उसे बचा सकती है। अब किंग डॉक्टर रेमंड की सिंसेरिटी को देखते हैं और उसके साथ साथ वो ये भी समझते हैं कि रेमंड ऐसा क्यों चाहता है, क्योंकि उसके मन में जो डर है वो बिल्कुल वैलिड है। और तो और इस मेथड ने उनकी बेटी की जान भी बचाई थी, इसीलिए वो इसे एक ऑफिशियल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट डिक्लेयर कर देते हैं। और इसी के साथ रेमंड का पहला गोल अचीव हो गया है। लेकिन इसके बाद रेमंड किंग की तरफ देखता और कहता है कि हिज मैजेस्टी मेरी बस एक और रिक्वेस्ट है, और हाँ, मुझे गोल्ड, सिल्वर या फिर कोई भी जूल्स नहीं चाहिए, लेकिन एज अ हीलर मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। और अगेन, मैं कुछ बहुत एक्सपेंसिव नहीं चाहता हूं, मैं बस चाहता हूं कि आपकी तरफ से मुझे परमिशन मिले कि मुझे ब्रिंगर अवार्ड मिल सके। अब ब्रिंगर अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो कि रॉयल फैमिली उन लोगों को देती है जिन्होंने कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल किया हो। और वहां पीछे भीड़ में लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि ब्रिंगर अवार्ड बस और बस रिस्पेक्ट लेकर आता है, उसके अलावा उसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती है। उससे इज्जत मिलती है लेकिन पैसे और कुछ नहीं मिलता। और सब लोग हैरान होते कि ये बस और बस प्रेस्टीज और लोगों की मदद करने के पीछे भाग रहा है, ये पैसे के बारे में सोच ही नहीं रहा है। कितना अच्छा इंसान है। और किसी ने भी एक इलिजिटिमेट चाइल्ड से एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन सारे के सारे लोग एक बात से तो अग्री कर रहे थे कि रेमंड एक कमाल का हीलर है। और तभी सिस्टम विंडो दिखाती है कि उसकी रेपुटेशन बूस्ट हो रही है और लोग उसे अच्छा समझ रहे हैं। लेकिन वो मन ही मन हंसता है कि इन सबको क्या पता कि मुझे पैसे तो चाहिए, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि ब्रिंगर अवार्ड एक ऑनररी नाइटहुड तक का रास्ता बना सकता है,
जो कि कोई असली प्रिविलेज तो नहीं देता है, लेकिन वो पहला स्टेप होता है नोबेलिटी की तरफ। उसके बाद रेमंड का यही प्लान है कि वो लोगों का इलाज करेगा, अपनी रेपुटेशन ठीक करेगा और उसके बाद एक नोबल बन जाएगा। उसके बाद राजा उससे पूछते हैं क्या बस यही और कुछ नहीं मांगना तुम्हें? और रेमंड वहां पर बाउ डाउन करता है और कहता है कि एज अ हीलर कुछ और मांगना मेरे एथिक्स के खिलाफ होगा। और वहां पर सब लोगों के दिल बस मेल्ट हो जाते कि यार कितना अच्छा इंसान है। अब किंग उसे ये दोनों ही चीजें ग्रांट कर देता है। अब जब सारे हीलर्स वहां से जा रहे थे तो रेमंड भी वहां से चला जाता है और दूर से किंग और रॉयल हीलर दोनों ही रेमंड को नोटिस कर रहे होते हैं। और रॉयल हीलर वहां पर कहता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार छोटे से रेमंड से मिला था। उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था, वो बिल्कुल पतला था, बहुत कमजोर था, बीमार था और उसके कंपैरिजन में आज एक फुल फ्लेज्ड मैन बन चुका है जिसके पास कन्विक्शन है और एक गोल है। और पास्ट में जब वो पहली बार रेमंड से मिले थे तो राजा ने जैसे ही रेमंड को उठाया था तो इस हीलर ने कहा था कि आप क्या कर रहे हैं, इसे कहां लेकर जा रहे हैं? और राजा ने कहा था कि मैं इसे टॉप ग्रेड हीलर्स के पास लेकर जा रहा हूं, अगर हीलिंग मैजिक नहीं मिलेगा तो ये बचेगा नहीं। लेकिन वहां पर रॉयल हीलर ने यही कहा था कि अगर आप इसे वहां पर लेकर जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि ये आपका इलिजिटिमेट चाइल्ड है। और रेमंड की मदर ने ये पता लगने के बाद कि रेमंड पैदा होने वाला है, उन्होंने महल को छोड़ दिया था और कभी कोई लेटर नहीं लिखा था, कोई डिमांड नहीं की थी जब तक कि उनकी आखिरी सांस तक नहीं चली गई थी। लेकिन किंग बिल्कुल फैसला कर चुके थे कि वो रेमंड को बचाएंगे। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि रेमंड को बचाना और अपनी रेपुटेशन को भी बचाना, इन दोनों का बस एक ही तरीका है कि मैं रेमंड को वहां पर लेकर आऊं, लेकिन उसके लिए कोई भी लव अफेक्शन या फिर कोई भी और इमोशन ना दिखाऊं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और किंग का ये तरीका काम भी करता है। रेमंड बच भी जाता है और किंग पर कोई सवाल भी नहीं उठाता। लेकिन दिक्कत ये होती है कि इस चक्कर में रेमंड का बचपन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और उस रॉयल हीलर को रेमंड पर थोड़ी सी दया भी आ रही होती है कि यार इसका बचपन खराब हो गया। लेकिन फिर भी अपने मने मन भगवान को थैंक यू बोलता है कि इसे मेडिकल साइंस की नॉलेज मिल गई जिससे वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएगा। और वो दोनों आपस में बात करते हैं कि इसकी नई टेक्निक और नई स्किल्स से शायद एक मिड लेवल हीलर जितना तो कमा लेगा जिससे एक अच्छी जिंदगी जी पाएगा। और रेमंड जैसे इलिजिटिमेट चाइल्ड के लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। अब किंग वहां से बिल्कुल शांत होकर चला जाता है और वो उस रॉयल हीलर की बात का जवाब नहीं देता है। और वहीं दूसरी तरफ बेलेंड इन्फर्मरी में रेमंड अपना सीना चौड़ा करके घूम रहा था कि तुम्हें पता है कि मुझे कौन सा अवार्ड मिला है, ब्रिंगर अवार्ड। और सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। प्रोबेबली उसको बताने की भी जरूरत नहीं थी, सब लोगों को पहले से पता चल चुका था। कुछ लोग तो उसका नाम भी नहीं ले रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि पास्ट में उन्होंने रेमंड के साथ बहुत बदतमीजी की थी और अब वो उसके पास जाकर ये नहीं दिखाना चाहते थे कि अब उनका बिहेवियर बदल गया है। और इनमें से सबसे बड़ा इंसान, सबसे बड़ा दोगला, सबसे बड़ा लूजर जो था लैंस, या फिर कहे मास्टर लैंस। और अब तो लैंस भी उसके आसपास बहुत ही तमीज से बात करता और सोच समझ कर बात करता है। अब रेमंड उसके सामने आता और कहता है क्या अभी भी तुम्हें कोई दिक्कत है मुझे सर्टिफिकेशन एग्जाम में भेजने से? और जैसे ही रेमंड उसके सामने आता है लैंस फ्लिंच करता है और ऑटोमेटिकली वो रेमंड को सर कहकर बुलाने लग जाता है, जबकि उसे जरूरत नहीं है रेमंड को सर बुलाने की। और ऑब्वियसली रेमंड को जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका मिला था तो वो उसे जाने नहीं देता है। उसके पास जाकर कहता है कि अच्छा क्या कहा तुमने, दोबारा बोलना, क्या नाम है मेरा? और पूरे टाइम उसके साथ यही मजाक करता रहता है। लैंस स्नैप कर जाता है और बहुत ही जोर से चिल्ला कर कहता है कि सर रेमंड, और उसकी आवाज में डिस्गस्ट दिखाई दे रहा था। और अब रेमंड बहुत ही नॉर्मल वॉइस में कहता है कि अच्छा आजकल एटिकेट्स ऐसे काम करते हैं क्या? और लैंस को पता चल जाता है कि उसने गड़बड़ की है, इसीलिए उससे माफी मांगने लग जाता है कि मुझे माफ करना, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है। और रेमंड कहते हैं कि हाँ अब अच्छा हुआ ना, अब तुमने ढंग से प्रॉपर टोन का यूज किया है, और उसे माफी मांगने पर मजबूर कर देता है। वेल आखिरकार कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार लैंस को बुली कर रहा है, लेकिन 5 साल इसने भी रेमंड को उतना ही परेशान किया था, बल्कि कई गुना ज्यादा किया था। वो साथ में आसमान पर होता, एक बार तो सोचता है कि अब मेरे पास पावर आई है, अब मैं इन्हें सिखाता हूं कि बात कैसे करते हैं, इन्हें डंडे मारता हूं। लेकिन फिर वो दोबारा जमीन पर आ जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसे टाइटल तो मिला है लेकिन उसके साथ कोई रियल पावर नहीं मिली है, और अगर वो लोगों से रिवेंज लेने के लिए जाएगा तो उसका सारा का सारा प्लान उल्टा पड़ सकता है। लेकिन रेमंड इसका बिल्कुल ऑपोजिट करता है। वो हर एक इंसान के पास जाता है जिसने उसे बुरा बोला था, उसकी बेइज्जती की थी, उसे मारा था, और कहता है कि क्या तुम्हारे पेशेंट को मैं चेक कर सकता हूं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं।
और वो क्वाइटली सबके पेशेंट्स को छीन रहा था और सारे हीलर्स को लग रहा था कि अरे बहुत बढ़िया बात है, मुझे रेस्ट करने को मौका मिलेगा। और वहां पर रेमंड अपनी रेपुटेशन को इंक्रीज कर रहा था, पेशेंट्स को हील कर रहा था, एक्सपीरियंस गेन कर रहा था और उसके आसपास के जो लोग थे, जो उसके कलीग्स थे, वो भी अब रेमंड को पसंद करने लगे थे क्योंकि उन्हें पहले लगा था कि ब्रिंगर अवार्ड के बाद वो और एरोगेंट हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। उसने और ज्यादा काम किया और ज्यादा पोलाइटली बात की और भीड़ के बीच से हैंसन उसे देख रहा था और वो अंदर ही अंदर प्राउड फील कर रहा था कि रेमंड कितना ज्यादा ग्रो कर चुका है। और इसी बीच पेशेंट को ट्रीट करने के बाद उसके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, रेपुटेशन बढ़ जाती है और एक नए डॉक्टर के तौर पर अब वो लेवल 15 पर पहुंच जाता है और उसके पास 50 में से 25 एक्सपीरियंस पॉइंट्स होते हैं। और ये देखकर वो एक्साइट हो जाता है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे बस और बस लेवल 40 पर पहुंचना है, उसके बाद वो एक सीनियर डॉक्टर बन जाएगा और नई स्किल, नई सर्जरीज, नई तरह की नॉलेज अनलॉक होगी। लेकिन तभी उसके सपने टूटते हैं और वहां पर एक कार्ट पर बहुत जल्दी से एक इमरजेंसी केस आता है। उसे किसी ने चाकू मार दिया था और रेमंड उसे देखकर सोचते कि एक ग्रेड बी का हीलर इसे हैंडल कर सकता है या कम से कम मदद तो कर ही सकता है, इसकी जिंदगी बचा सकता है। इसमें टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। और रेमंड उम्मीद कर रहा था कि लैंस को कई दिन लगेंगे ये सब कुछ करने में और बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन फिर से वही होता जो रेमंड ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लैंस वहां पर आता और डिस्गस्ट में उसकी तरफ देखता है और इलाज करने से ही मना कर देता, जैसे उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। और लैंस ऐसे एक्ट करता है कि यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इसे हील कर दो, जबकि वो बहुत बड़ी बात थी। अब यही इंसान थोड़ी देर पहले अपनी चोट के साथ एक दरवाजे पर खटखटाता और सोच रहा होता है कि किसने गद्दारी की है, किसने खबर दी थी। अब कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है काउंट ऑगस्ट के महल में, जहां पर एक बटलर आकर उन्हें बताता है कि शैडो प्रिंस ने बैंक्वेट में एक बहुत ही कमाल का सीन क्रिएट कर दिया था, यहाँ तक कि उसे प्रेस्टिजियस ब्रिंगर अवार्ड भी मिला था। अब काउंट अग्री करते हैं कि उस लड़के के पास एक्सेप्शनल एबिलिटीज हैं, लेकिन प्रिंस का टाइटल उसके लिए बस वेस्ट ही हो रहा है। इसके साथ साथ वो 3 प्रिंस की बात करते हैं जिनके बीच में अभी भी बैटल ऑफ थ्रोन्स चल रही है कि अगला राजा कौन बनेगा। और इन तीनों के साथ ही वो बैटल बहुत ज्यादा ब्रूटल हो चुकी है। और वो बटलर पूछता है कि आप थर्ड प्रिंस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब सेकंड प्रिंस का नाम है केरन और थर्ड प्रिंस का नाम है रेमिटन। अब काउंट को ये पता था कि आज की कंडीशन के हिसाब से सेकंड प्रिंस कायरन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और इसीलिए वो अपने बेटे क्लायन को एक लेटर देते और कहते कि थर्ड प्रिंस को जाकर डिलीवर कर देना। हाँ, तुमने सही सुना, थर्ड प्रिंस को। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि काउंट ऑगस्ट थर्ड प्रिंस को ही सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे ताकतवर कोई भी हो। और तो वो अपने बेटे को कहते हैं कि वहां पर जाते वक्त अपने आप को डिस्गाइज कर लेना, लेकिन कोई ना कोई गद्दार उसकी इन्फॉर्मेशन सेकंड प्रिंस के पास भिजवा देता है और वो वहां पर मारने के लिए उसे असैसिन भेजता है। अब वो उसे एक बार तो मार देते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से जिंदा बच जाता है। और उसी एरिया में बेलेंड क्लिनिक या फिर बेलेंड इन्फर्मरी होती है जहां पर रेमंड काम करता है। और क्लायंट सोचता है कि वहां पर डायरेक्टर बक होंगे जो कि एक ए ग्रेड हीलर हैं, तो वो मुझे ठीक कर देंगे। अब वो पहुंचता है बेलेंड इन्फर्मरी में जहां पर उसे लगता है कि चलो मेरी किस्मत अच्छी है, अब मैं बच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है उसे डायरेक्टर तो नहीं मिलता है, उसे मिलता है मास्टर लैंस, जो कि डिस्गस्ट में उसकी तरफ देखता और कहता है कि अरे इसे दूसरी इन्फर्मरी में छोड़कर आओ, वहां पर गरीब लोग जाते, ये भिखारी को इसको अंदर किसने आने दिया। अब रेमंड उसे कहता है कि तुम इसका इलाज क्यों नहीं कर रहे हो जबकि तुम कर सकते हो। और वो कहता है कि मैं किसी भिखारी पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, मैंने इतनी स्किल्स इसलिए नहीं सीखी थी कि मैं इस भिखारी पर अपना टाइम वेस्ट करूं। अब क्लायंट कोशिश करता है कि वो उसे बता सके कि उसका स्टेटस क्या है, वो कौन है, उसका नाम क्या है, लेकिन उसके लंग्स जवाब दे जाते हैं, वो बोल नहीं पाता है। और दूसरा इंसान कहता है कि जिस इन्फर्मरी में तुम इसे भेजने की कह रहे हो वहां पर कोई भी ढंग का हीलर नहीं है, अगर वहां पर भेजे तो ये पक्का मारा जाएगा। और उसके बाद लैंस रेमंड को देखकर कहता है कि अरे तुमने तो प्रिंसेस को भी बचाया था, तो तुम्हारी मेडिकल साइंस तो इसे भी बचा लेगी, क्यों ना तुम इसकी भी मदद करो। और कुछ लोग तो वहां पर बात करने लग जाते कि रेमंड ने हमारे पेशेंट्स चुरा लिए थे, जबकि उन्होंने खुद रेमंड को परमिशन दी थी। और वो कहते हैं कि लगता है कि मेडिकल साइंस बस छोटी मोटी चीजों पर काम करती है और इससे रेमंड को थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होने लग जाती है। और रेमंड को पता था कि उस जैसे जूनियर डॉक्टर इस वुंड को हील नहीं कर सकता है, वो इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। लैंस इस मौके का पूरा फायदा उठाता और कहता है कि जरा प्रूफ करो कि तुम्हें फ्रेंडली हीलर क्यों कहा जाता है, या तो इसे उस इन्फर्मरी तक छोड़ कर आओ या फिर इसका इलाज करो।
लेकिन रेमंड फायर बैक करता है और कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म नहीं बची है? तुम इसे ठीक कर सकते हो तो क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन लैंस उसे दोबारा से कहता है कि मैं भिखारियों पर अपनी स्किल्स वेस्ट नहीं करता, अगर ये पैसे नहीं दे सकता तो इसका इलाज नहीं होगा। और ये सुनकर रेमंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब रेमंड के दिमाग में उसका अल्टीमेट गोल उसे पता था कि उसे भी पैसे कमाने हैं, लग्जरी की जिंदगी जीनी है, और अगर वो इस टाइम पर इस पेशेंट को हील करने के लिए जाता है तो ये बेवकूफी ही होगी। स्मार्ट चॉइस ये होगी कि वो एक जूनियर रेजिडेंट है या फिर जूनियर डॉक्टर है तो इसे हील नहीं कर सकता, तो इससे दूर रहे। लेकिन रेमंड ये भी मानता है कि उसके कुछ मॉरल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और उसका मानना ये है कि एक ट्रू हीलर कभी भी अपने पेशेंट को ऐसे मरता हुआ छोड़कर नहीं जाता है, फिर चाहे वो पैसे दे सके या ना दे सके। इसीलिए रेमंड डिसाइड करता है कि इसकी हेल्प मैं करूंगा। लेकिन लैंस उस पर तब भी ताने मारता रहता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये देख लीजिए, जो तूने प्रिंसेस को बचाया था वो बस ऐसे ही तुक्का या फिर लक कहकर टाल दिया जाएगा, तेरी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी, सोच ले। या फिर ये भी हो सकता है कि वो तुझे अक्यूज करे कि तू ब्लैक मैजिक यूज करता है और वही तूने रॉयल फैमिली पर भी यूज किया था, उसके बाद तो तुझे सजाए मौत मिलेगी। उसके बाद वो तो वहां से चला जाता है और रेमंड को वहां पर अकेले क्लाइंट के साथ छोड़ देता है। अब जब रेमंड के मन में ये इमोशंस का वर्लपूल चल रहा था तभी वहां पर हैंसन आता है और कहता है क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है, और उसे याद दिलाता है कि हर बार अकेले काम करने की जरूरत नहीं होती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अब हैंसन खुद थोड़ा सा नर्वस होता है, लेकिन अचानक से रेमंड उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि थैंक यू भाई, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, तू पिछली बार भी मेरे साथ खड़ा था। और बिना टाइम वेस्ट किए वो पूरे ऑपरेशन थिएटर को प्रिपेयर करते हैं कि उबला हुआ पानी, स्टेरलाइज्ड स्कैल्पल, साफ कपड़े, सब कुछ लेकर आओ। अब वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं। रेमंड ऑपरेशन करना शुरू करता है, लेकिन बीच ऑपरेशन के उसे बहुत ज्यादा खून दिखाई देता है क्योंकि वहां पर एक आर्टरी फटी हुई थी, और ये देखकर हैंसन बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसने इतना खून एक साथ कभी नहीं देखा था। अब रेमंड कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी तरीके से उसे कंट्रोल करे, वो साफ कपड़े से उसे अब्सॉर्ब करता है, हटाता है, ढंग से करने की कोशिश करता है, लेकिन रेमंड के हाथ धीरे धीरे कांपने लग जाते हैं। और तभी हैंसन उसे आवाज लगाते क्योंकि क्लियरली वो रेमंड की हेल्प करना चाहता है, और इससे रेमंड दोबारा से फोकस हो जाता है और वो हैंसन को कहता है कि यहाँ पर जितना भी एरिया है उस सबको क्लीन करो। और जब वो एरिया वहां पर क्लीन हो जाता है तो रेमंड को दिख जाता है कि यहाँ पर दिक्कत क्या है। अब उसे पता था कि क्या हुआ है, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसे हील कैसे करना है, लेकिन जो प्रॉपर इक्विपमेंट उसके लिए लगता है वो उसके पास नहीं था। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरा ऑप्शन यूज करेगा, और बिना सोचे समझे वो अपनी मैजिक लिस्ट को चेक करते और वहां पर उसे फायर मैजिक मिलता है जिससे वो उस वूंड को थोड़ा सा सील कर सकता है ताकि वहां से ब्लड लॉस ना हो। अब रेमंड को ये भी लग रहा था कि कहीं वो कुछ फायर को ज्यादा यूज ना कर ले, को वो कंट्रोल लूज ना कर दे, लेकिन उसे ये भी पता था कि यही उसका इकलौता चांस है। तभी एक सिस्टम विंडो पर नोटिफिकेशन आती है कि उसकी हाई इंटेलिजेंस की वजह से वो मैजिक को और अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। इससे उसका कॉन्फिडेंस वापस आता है और उसे यकीन हो जाता है कि लेवल अप करना और मैजिक को खरीदना वही सही चॉइस थी। वो वीकेस्ट फायर को समन करता है क्योंकि वहां पर बहुत ही डेलिकेट चीज को ठीक करना था, और ये देखकर हैंसन हैरान हो जाता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मैजिक भी कर सकते हो। अब फायर का यूज कर वो बिगेस्ट जो वेसल थी जो टूटी हुई थी उसे सील कर देता है, और उसके बाद वो उसे स्टिच करता और फाइनली अनाउंस करता है कि चलो सर्जरी सक्सेसफुल थी। अब हैंसन उससे पूछता है कि तुमने मैजिक कैसे सीखा, और रेमंड बस ऐसे ही उसे टालने के लिए कह देता है कि मैंने बस ऐसे ही हॉबी के तौर पर सीख लिया था, एक एंशिएंट रूइन में मुझे नॉलेज मिली थी और उसके बाद वो कोलैप्स हो गई। हैंसन उसे आगे पुश नहीं करता, लेकिन उसे भी पता होता है कि कोई भी इंसान अपने सीक्रेट्स ऐसे ही नहीं बताता, क्योंकि वही सीक्रेट्स उन्हें एज देते हैं सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए। और अब रेमंड उसे कहता है कि अब जो बचा है वो बस और बस ये है कि इसकी बॉडी को अपने आप हील करना है और हमें नोटिस करना ही कोई इन्फेक्शन ना हो। और उस टाइम पर हैंसन उसे देख रहा होता है और सोचता है कि ये लड़का जिसे मैं टैलेंटलेस समझता था वो इतना कमाल का इंसान है। और हैंसन को एक बात तो ये बिल्कुल श्योरली रियलाइज हो जाती है कि मेडिकल साइंस उन पेशेंट्स को ही बचा सकता है जिन्हें हीलिंग मैजिक ठीक नहीं कर सकता। और हैंसन सोचने लग जाता है कि ये किस तरह की टेक्निक है, क्या मैं इसे सीख पाऊंगा, अगर मैं रेमंड को कहूंगा तो क्या वो मुझे सिखाएगा। अब उसके बाद वहां पर सिस्टम विंडो नोटिफिकेशन आती है जहां पर रेमंड को बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं क्योंकि उसने अपने लेवल से ऊपर का एक पेशेंट को ट्रीट किया था, उसकी जान बचाई थी और एक बहुत ही स्ट्रेसफुल केस को हैंडल किया था। और जब हैंसन उसे पूछता है कि क्या हमारा काम हो गया है, और रेमंड एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की और हमने एक और इंसान की जान बचा ली है और मैं ये तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं कर पाता। उसके बाद क्लाइंट उठता और कहता है क्या मैं व्हाइट इन्फर्मरी में हूँ, लेकिन वो दोनों स्माइल करते और कहते कि नहीं,
तुम बैलेंड इन्फर्मरी में ही हो, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन बहुत ज्यादा रिस्की थी और हम तुम्हें कहीं और भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर हम भेजते तुम बीच में ही मर जाते। और क्लाइन उन्हें बताता है कि मैंने वो सुना था कि कैसे मास्टर लैंस मुझे यहाँ से बाहर फेंकने की कह रहे थे, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता मैं कोलैप्स हो गया था, और तभी उससे आगे बात बढ़ पाती वहां पर काउंट ऑगस्ट खुद आ जाते हैं। वो भागकर अपने बेटे से मिलते हैं और वहां पर रेमंड को और हैंसन को ये देखकर हैरानी होती है कि ये काउंट ऑगस्ट का बेटा है। और काउंट ऑगस्ट कहते हैं कि बैलेंड इन्फर्मरी बिल्कुल सही जगह थी ट्रीटमेंट के लिए, तुमने बहुत सही फैसला लिया है। ये जगह एक्सपेंसिव है लेकिन ट्रस्टवर्दी है। अब काउंट ऑगस्ट उस इंसान को रिवॉर्ड करना चाहते थे जिन्होंने उसकी जिंदगी बचाई थी, जिन्होंने उसके बेटे की जिंदगी बचाई थी। वो पूछते हैं कि तुम्हारी जिंदगी किसने बचाई है, डायरेक्टर बक ने या फिर मास्टर लैंस ने। और हैंसन वहां पर प्राउडली कहता है कि इनकी जान सर रेमंड ने बचाई थी। और तब क्लाइन को रियलाइज होता है कि ये शैडो प्रिंस है जिसके बारे में वो कल बात कर रहे थे, वही इंसान जिसने थोड़े दिन पहले प्रिंसेस की भी जान बचाई थी। और तो और हैंसन ये भी बताता है कि मास्टर लैंस इन्हें बाहर फेंकने के लिए तैयार थे कि इन्हें व्हाइट इन्फर्मरी में छोड़कर आ जाओ, लेकिन सर रेमंड ने बीच में इंटरफेयर किया और इन्होंने ही उसकी जान बचाई है। और काउंट ऑगस्ट को बस इतना ही सुनने की जरूरत थी और वो डिमांड करते कि मुझे ये बताओ कि मेरे बेटे को बाहर फेंकने की या फिर ये कहने की इसे यहाँ से बाहर फेंक दो, इतनी हिम्मत किसकी हुई। अब वहां पर हैंसन एक्सप्लेन करता है कि क्लाइन ऐसे कपड़ों में था जिसे देखकर वो एक बेगर लग रहा था और मास्टर लैंस ने उन्हें देखते ही ये कह दिया था कि ये पैसे नहीं दे पाएगा तो इसे बाहर फेंक दो। और वो नोबल गुस्से से पागल हो जाता है कि उसकी इतनी हिम्मत। और वहीं दूसरी तरफ जो मास्टर लैंस के जो नॉर्मल सबऑर्डिनेट या फिर उसके चमचे चपाटे होते हैं वो बहुत ही लेट वहां पर आते हैं। उस टाइम तक तो सारा डैमेज हो चुका था। अब वो वहां पर आता है ये सोचकर कि मैं वहां पर रिवॉर्ड क्लेम करूंगा, मैं उनके सामने ये कहूंगा कि मैं यहाँ का मास्टर हीलर हूं, क्योंकि उसे लग रहा था कि काउंट ऑगस्ट बस ऐसे ही अपना चेकअप करवाने के लिए आए हैं। उसे अभी भी ये नहीं पता था कि उनका बेटा यहाँ पर था। अब जब लैंस वहां पर आता है वो बहुत ही ओवरली कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अपना इंट्रो देता है, लेकिन काउंट ऑगस्ट वहां पर उससे देखते हैं और उनकी आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था और उससे बहुत ही ब्लंटली पूछते हैं क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरे बेटे को यहाँ से बाहर फेंकने के लिए कहा था। लेकिन लैंस बहुत ही बटर लगाते हुए कहते हैं कि अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि मैं एक नोबल के बेटे को बाहर जाने के लिए कह दूं, मेरी इतनी हिम्मत। और कहते हैं कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन उस टाइम पर काउंट ऑगस्ट और क्लाइन की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था कि अगर तूने एक और वर्ड बोला तो तेरी जुबान निकाल ली जाएगी। और तब लैंस को लगता है कि यार यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और तब उसे रियलाइज होता है कि जिस इंसान को बाहर फेंकने के लिए कह रहा था वो काउंट ऑगस्ट का बेटा है। और उसे कवर अप करने के लिए वो कहता है कि मैंने बाहर फेंकने के लिए नहीं कहा था, मैंने बल्कि अपने बेस्ट मैन को, बेस्ट हीलर को ये ड्यूटी दी थी कि वो उनका इलाज करे। और तो वो इस बात को भी एलिवेट करता है कि थोड़े दिन पहले ही इसने प्रिंसेस की जान बचाई थी, इसीलिए मुझे लगा था कि क्वालिफाइड है। लेकिन सबको क्लियरली पता चल जाता है कि वो बस चीजों को शुगर कोट करने की कोशिश कर रहा है। और तब क्लाइन वहां पर स्नैप करता और कहता है कि नहीं, मुझे क्लियरली याद है कि तुमने क्या कहा था। और वो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट करता और कहता है कि हम पेनीलेस बेगर्स को ट्रीट नहीं करते, इसे उठाकर बाहर फेंक दो या फिर व्हाइट इन्फर्मरी में छोड़कर आओ जहां पर गरीब लोग इलाज करवाते हैं। और तो और तुमने मेरे मुंह पर ये पूछा था कि मुझ जैसा गरीब इंसान अंदर आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। और इतना रीजन काफी था कि काउंट ऑगस्ट अपने गुस्से को जस्टिफाई कर सकें कि पहले तो उसके बेटे को ट्रीटमेंट डिनाई किया गया और तो और उसकी बेइज्जती भी की गई। अब लैंस के पास कोई उम्मीद नहीं होती, कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लग जाता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्लियन कौन है। लेकिन काउंट ऑगस्ट दोबारा से सवाल पूछते हैं कि एक तो बकवास करना बंद करो, दूसरी बात ये क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर कोई नोबल नहीं आता तो तुम उसे मरने के लिए छोड़ देते और तुम्हें क्या लगता है वो फैसला सही होता। और काउंट ऑगस्ट को लगता है कि ये कितनी सैड बात है कि तुम्हारे पास एक मास्टर हीलर का टाइटल है जबकि तुम लोगों को ऐसे ट्रीट करते हो। और वो बिना किसी हेजिटेशन के अपने सर्वेंट को कहते हैं कि इसके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट लेकर आओ, इसे अभी के अभी यहाँ पर अरेस्ट करो, ये एक हीलर कहलाने के लायक नहीं है। अब लैंस वहां पर गिड़गिड़ाने लग जाता है, भीख मांगता है कि प्लीज मुझ पर दया दिखाओ। लेकिन काउंट ऑगस्ट उसे पूछते हैं क्या तुमने कभी भी किसी गरीब पेशेंट पर दया दिखाई थी। और वो कहते हैं कि आज के बाद तुम कभी भी एक हीलर की तरह काम नहीं करोगे, ना यहाँ पर ना ही पूरे एम्पायर में। उसके बाद काउंट ऑगस्ट के गार्ड उसे बाहर लेकर चले जाते हैं और वो भी उसके हाथों पर हथकड़ियां लगाकर। और वहीं दूर से हैंसन और रेमंड दोनों उसे देख रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं
क्योंकि उसे वही मिला है जो वो डिजर्व करता था। और उसके बाद काउंट ऑगस्ट बाउ डाउन करते हैं और शैडो प्रिंस को अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। लेकिन रेमंड कहता है कि मैंने तो बस अपनी ड्यूटी की थी, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन काउंट ऑगस्ट इस चीज पर इंसिस्ट करते हैं कि तुमने मेरी फैमिली के वारिस को बचाया है तो तुम्हें कोई ना कोई इनाम तो जरूर मिलना चाहिए, जो कि एक रिवॉर्ड की तरह लग रहा था। और रे थोड़ी देर के लिए तो खुश हो जाता है कि मैं सोना चांदी मांग लूं। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये है कि काउंट ऑगस्ट को पहले से ही पता है कि उसने बैंक्वेट में क्या कहा था, कि उसकी डिजायर क्या है, कि उसे लोगों को ट्रीट करना, उसे सोने चांदी से कोई मतलब नहीं है। और इसी वजह से काउंट ऑगस्ट थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि मैं तुम्हें कॉम्पनसेट कैसे करूं। और रेमन मन ही मन अंदर रो रहा होता है कि यार मेरा वो मतलब नहीं था। और काउंट ऑगस्ट डिसाइड करते हैं कि वो रेमंड को हाउस ऑगस्ट का एक फ्रेंड बना लेंगे। अब रेमंड पूछता है लेकिन क्यों, इससे क्या होगा? और तब काउंट ऑगस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हें जो ब्रिंगर अवार्ड मिला था वो दिखाने के लिए बढ़िया है, तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन उसकी कोई रियल पावर नहीं है। लेकिन अगर तुम ऑफिशियली हाउस ऑगस्ट के फ्रेंड बन जाते हो तो पावर वहां से आ सकती है। और तब रेमंड को समझ में आता है कि एक नोबल हाउस की बैकिंग के साथ कोई उसे ये नहीं कह पाएगा कि तू कुछ नहीं है, तू ऐरा गहरा है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान ऐसा करता है तो डायरेक्टली नोबल हाउस ऑगस्ट को नाखुश करेगा, जो कि ज्यादातर लोग नहीं करना चाहेंगे क्योंकि एक पावरफुल फैमिली है। रेमंड थैंक यू बोलता है, लेकिन वो कहता है कि इन्फर्मरी के रूल्स है, मुझे आपको चार्ज तो करना ही पड़ेगा। वो उन्हें बिल दे जाता है। काउंट ऑगस्ट थोड़ा सोचते हैं लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि भाई वो अमीर इंसान है। लेकिन रेमंड मन ही मन सोच रहा था कि भाई इस बार तो मैं पैसे लूंगा, मैं बहुत गरीब हो चुका हूँ। अब काउंट ऑगस्ट और क्लाइन दोनों ही थोड़ा सा ऑकवर्ड फील तो करते हैं, लेकिन उसके बाद क्लाइन उस ऑकवर्डनेस को तोड़ते हुए कहता है कि आखिरकार रेमंड ने मेरी हेल्प क्यों की, क्योंकि अगर वो मुझे मरने के लिए छोड़ देता तो सेकंड प्रिंस एडवांस कर जाता और वो शायद राजा बन सकता था। और तो रेमंड के पास कोई रीजन नहीं था मुझे बचाने का। और अब रेमंड ने अपने आप को इस मैस में डाल लिया है क्योंकि तीनों प्रिंस की आगे जो थ्रोन के लिए बैटल है वो और ज्यादा ब्रूटल होने वाली है। और मुझे पता नहीं है कि क्या रेमंड उन सारी चीजों के लिए तैयार है, क्योंकि अब जब उसने मेरी हेल्प की है तो सेकंड प्रिंस उसके पीछे भी आएगा। अब ये बात भी सच थी कि रेमंड के पास कभी भी सोशल स्टैंडिंग थी ही नहीं कि वो राजा बन पाए। लेकिन काउंट ऑगस्ट सोचते हैं कि मैं उन चीजों को भी इग्नोर नहीं कर सकता जो रिसेंटली हुई हैं। और काउंट ऑगस्ट कहते हैं कि कभी कभी चींटी भी हाथी को बीट कर सकती है। और रेमंड वही इंसान है जो कि ऐसी चींटी है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। और जैसे जैसे ये सक्सेस की तरफ जाएगा सारे प्रिंस की अटेंशन इसकी तरफ जरूर आएगी। और काउंट ऑगस्ट बस एक बात चाहते हैं कि वो सारे दुश्मनों से बचकर बस और बस एक कमाल का हीलर बनने पर ध्यान दे। और वो चाहते हैं कि हाउस ऑगस्ट उसे बैक करे, उसे सपोर्ट करे, चाहे कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन मैं उसे सपोर्ट करना चाहता हूँ। और इसके बाद ये खबर पहुंच जाती है सेकंड प्रिंस कायरन के पास और उसे बताया जाता है कि वो बैलेंड इन्फर्मरी में गया था और वहां पर डॉक्टर रेमंड ने उसका इलाज किया था। अब जिस असैसिन को उसे मारने के लिए वहां पर भेजा गया था वो घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लग जाता है कि मुझे लगा था कि बैलेंड इन्फर्मरी में कभी भी गरीबों का इलाज करते ही नहीं है, तो उसका इलाज वहां पर कभी होगा ही नहीं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ये पता लगाने का कि वहां पर कोई इसका इलाज कर भी पाएगा। और मुझे कैसे पता होगा कि रेमंड के पास हीलिंग एबिलिटीज है, किसी को भी नहीं पता था। सबको लगता था वो लूजर है। और वो सोचता है कि मैंने बचपन में रेमंड के लिए कितना कुछ किया था और वो तब भी ये कर रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि जरा रेमंड पर नजर रखो, ऐसा लगता है कि हमारे पुराने कुत्ते ने कुछ नई ट्रिक्स सीख ली हैं। और वहीं दूसरी तरफ रेमंड बस खुशी से पागल हो रखा था क्योंकि पिछले 5 साल से वो जिस चीज का वेट कर रहा था वो दिन आ चुका था, क्योंकि अब मेल सिलेक्शन एग्जाम आ चुका। और वहीं दूसरी तरफ रूमर्स फैलने लग जाते हैं कि अरे लैंस को यहाँ से हटा दिया है। और ये बात बिल्कुल आग की तरह फैलती है। उस बार रेमंड के बारे में बात करते कि अरे ये तो बस लक था। अब उसने एक बार प्रिंसेस को बचा लिया, एक बस हाउस ऑगस्ट के एयर को बचा लिया, और तब भी लोग ये कहते हैं कि ये बस लक है। लेकिन हैंसन को लगता है कि उसने पहले भी एक पेशेंट का इलाज किया था जो उसके लेवल से बहुत ऊपर का था। और तुम एक बार लक कह सकते हो, 2 बार लक कह सकते हो, 3 बार लक नहीं होता है। उसे पता है कि ये हीलिंग नहीं है, लेकिन उसे सच में ये लगता है कि मेडिकल साइंस हीलिंग से बेटर है। अब बाकी सारे लोग हैंसन को घूरने लग जाते हैं और उससे कहते हैं कि नहीं ये बस सूडो हीलिंग है, किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, ये कोई असली हीलिंग नहीं है। हैंसन कहता है कि लेकिन किंग ने इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। और वो कहते हैं यार कुछ नहीं है, उन्होंने अपने इलिजिटिमेट चाइल्ड के लिए बस ऐसे ही अप्रूव कर दिया है। अब हैंसन को चिंता होने इसलिए लग जाती है क्योंकि वो ये सारी बातें सुन तो लेता है और आज ही
रेमंड का एग्जाम है, अगर लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं तो एग्जाम में कैसी बात करेंगे। जो लोग हीलिंग टावर में इतने टाइम से बैठे हैं वो अपनी पोजीशन को कभी लूज करना ही नहीं चाहेंगे। हीलिंग सर्टिफिकेशन एग्जाम का दिन आता है, वहां पर रेमंड बहुत ज्यादा खुश होता है और लोग आपस में बात कर रहे होते, देखो वो शैडो प्रिंस है और इसका रैंक F- है, यही वो है जिसने प्रिंसेस को बचाया था, न जाने कैसे ही बचाया था। और वो सब के सब यही उम्मीद कर रहे थे कि वो सीक्रेटली फेल हो जाए और खुद को और किंग को एम्बैरस कर दे। और उसके बाद रेमंड थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि क्या होगा अगर मुझसे गलती हो गई या फिर मैं पास नहीं कर पाया, मेरे पास ये मौका दोबारा कभी नहीं आएगा, अगर मैं आज फेल हो गया तो कोई मुझे दोबारा टेस्ट लेने भी नहीं देगा। अब हैंसन ये देखता है कि वो पैनिक कर रहा है और इसीलिए उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पूछता है कि तो तुम क्या करने वाले हो जब तुम पास हो जाओगे। 5 साल की अप्रेंटिसशिप के बाद तुम्हारे दिमाग में कुछ तो होगा जो तुम्हें परस्यू करना होगा। और रेमंड के मुंह से पानी आने लग जाता है और वो सारे टेस्टी फूड्स के बारे में सोचता है कि मैं सब कुछ खाऊंगा, एक साथ खाऊंगा। लेकिन हैंसन ये नहीं सुनना चाहता था और इसीलिए रेमंड कहता है कि जब मैं अप्रेंटिस बना था तो मैं बस एक ही चीज चाहता था, लोगों की मदद करना, उनकी बीमारियां ठीक करना। और रेमंड प्राउडली कहता है कि मैं हर एक इंसान का इलाज करूंगा और अपनी जिंदगी को लोगों को ठीक करने के लिए डेडिकेट कर दूंगा। और ऑनेस्टली रेमंड को ये बहुत ज्यादा पसंद है कि जब वो लोगों को हील करता है उनके चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो ऐसी स्माइल्स बार बार हर रोज देखना चाहता है। और इसी के साथ उसका हार्ट ऑफ स्टील एक्टिवेट होता है और वो थोड़ा सा काम हो जाता है। वहां पर एक और ब्लॉन्ड लड़का पीछे देखता है कि ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों, और तभी वहां पर रेमंड का नाम बुलाया जाता है और उसे टेस्ट के लिए समन किया जाता है। अब वहां पर जाकर देखते हैं कि इसका रैंक F- है, लेकिन तब भी कहते हैं कि अच्छा चलो अपनी हीलिंग एबिलिटीज दिखाओ। वो अपनी हीलिंग एबिलिटी दिखाते और वो बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं होती है और वो ऑब्वियसली अनइम्प्रेस्ड थे कि तुम्हारी हीलिंग पावर तो बहुत कम है, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और उनमें से जो मेन जज होता है वो पूछता है कि अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारी ये शॉर्टकमिंग्स है तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अब रेमंड कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, लेकिन एग्जामिनर उसे आगे बोलने ही नहीं देता और कहता है कि टाइम वेस्ट करना बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से, अगर तुम हील नहीं कर सकते तो तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है। और रेमंड इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड आया था और उसने एक स्किल को खरीद लिया था जिसका नाम था एलिक्वेंस। उसे एक्टिवेट करता है और ये एबिलिटी हेल्प करती है यूजर को इफेक्टिवली बोलने में। और रेमंड उनसे पूछता है क्या टावर ऑफ हीलिंग किंग के अप्रूवल को चैलेंज करना चाहता है, क्या वो किंग की बात को डिनाई कर रहे हैं, क्या किंग के वर्ड्स का उनके लिए कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। और वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करता है कि मुझे अपनी शॉर्टकमिंग्स के बारे में पता है, लेकिन मैं मेडिकल साइंस का यूज करना चाहता हूं लोगों को हील करने के लिए, जो कि किंग ऑर्डिन द ह्यूस्टन ने खुद अप्रूव किया है। और किंग ने इसे एक ऑफिशियल मेथड की तरह रिकॉग्नाइज किया है हीलिंग के लिए। और वो सब लोग आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं जब रेमंड एक आखिरी सवाल पूछता है, क्या तुम किंग की डिक्री को, उनके ऑर्डर को डिनाई करना चाहते हो। और जो मेन एग्जामिनर था वो हैरान रह जाता कि रेमंड ने कितनी जल्दी और कितनी आसानी से आर्गुमेंट को फ्लिप कर दिया है। अब जो लाल बालों वाला जज होता है वो कहता है कि जितने भी क्लिनिक होते हैं या फिर इन्फर्मरी होती हैं वो सब हीलिंग टावर के अंडर में आते हैं और वो सब वही प्रैक्टिस करते हैं जो हम कहते हैं, और हम किसी और चीज को प्रैक्टिस करते ही नहीं है, तो तुम आखिरकार मेडिकल साइंस का यूज करके भी क्या कर लोगे। लेकिन रेमंड उन्हें कहता है कि वो बात नहीं है, बात है कि मुझे फेयर चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या तुम किंग के ऑर्डर्स को फॉलो करोगे या नहीं करोगे। और उस टाइम पर भी वो लाल बालों वाला इंसान बहुत ज्यादा रिलक्टेंट होता है और रेमंड को चांस देना नहीं चाहता है। लेकिन फिर बाकी सारे जज बीच में इंटरफेयर करते और कहते हैं कि हम किंग की डिक्री को, उनके ऑर्डर को डिनाई नहीं करेंगे, और उसे उसका पहला केस दे दिया जाता है। लेकिन ये केस अगर वो सॉल्व नहीं कर पाता है तो इससे आगे उसे जिंदगी में कोई चांस नहीं मिलेगा।